मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि भविष्य में पृथ्वी विनाश के कगार पर है, जिस कारण संयुक्त राष्ट्र ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है जिसमें खाना और पानी की भारी कमी पर चर्चा होती है। सब मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि हर देश को अपनी पॉपुलेशन का 20% की कटौती करना होगा, जिसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी जाती हैं और हर देश को 1 साल के अंदर अपनी जनसंख्या घटानी होती है। सरकार अब उन परिवारों को पैसे देने की ऑफर करती है जिनके सदस्य इच्छानुसार अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। इस योजना को यूथेनेशिया कहा जाता है। नागरिकों को बाहर जाने के लिए खास छतरियों की जरूरत होती है जो हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा देती हैं और लोगों को पानी DOCS डिपार्टमेंट ऑफ सिटीजन स्ट्रेटेजी की गाड़ियों से मिलता है। इनके एजेंट पूरे शरीर को ढकने वाले सूट पहनकर मृत लोगों के शव लेने आते हैं। शहर के बीचों बीच जगह जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं जो लोगों को यूथेनेशिया योजना में शामिल होने के लिए बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 लोग इन पोस्टरों पर कॉफी फेंक देते हैं। फिर वही 2 आदमी एक रिटायर्ड न्यूज एंकर चार्ल्स के आलीशान घर में पियानो डिलीवर करने जाते हैं। टीवी पर चार्ल्स का बेटा जारेड एक मानव विज्ञानी के रूप में सरकार के लिए काम करते हुए यूथेनेशिया को समर्थन कर रहा होता है। वह कहता है कि नाबालिगों को भी इस योजना की अनुमति मिलनी चाहिए और यहाँ तक कि अपने 10 साल के बेटे का जिक्र भी करता है। वह 2 आदमी उसकी चर्चा करते हैं क्योंकि वह खुद इसमें शामिल नहीं हुआ और चार्ल्स भी उससे सहमत होता है क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत पसंद नहीं करता। इसके बाद चार्ल्स शराब की सारी बोतलें सिंक में पलट देता है, जबकि उसकी दूसरी पत्नी डॉन खाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन मानसिक रूप से टूटने की कगार पर होती है। चार्ल्स उसे संभालता है। जब जारेड घर लौटता है, उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। वह नाराज है क्योंकि टीवी पर उसकी बातों से ऐसा लगा कि वह अपने बेटे के भी स्वयंसेवक बनने को सही मानता है, जिससे बच्चा रोता रहा। जारेड कहता है कि उसकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया और वह अपने बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी फोन काट देती है। चार्ल्स ने आज अपने सभी बच्चों को घर पर खाने के लिए बुलाया था, इसलिए रैचल अपनी बेटी मिया के साथ उनके घर पहुंचती है, जिससे चार्ल्स नाराज होता है क्योंकि वह सिर्फ बड़ों को डिनर पर बुलाना चाहता था। लेकिन रैचल धमकी देती है कि वह चली जाएगी, इसलिए चार्ल्स को मिया को रुकने देना पड़ता है। बाहर चार्ल्स का गोद लिया बेटा नोआ घर में प्रवेश करने से झिझकता है और अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को कॉल करता है। वह लगभग घबरा जाता है लेकिन ग्रेस की बातों से शांत होता है। तभी चार्ल्स की आखिरी संतान एशले आती है और नोआ को अपनी कार में बिठाती है। नोआ उसे बताता है कि वह ग्रेस से एक एडिक्ट्स मीटिंग में मिला था और वह काफी समय से साफ सुथरी जिंदगी जी रही है, लेकिन वह उससे इस बात को गुप्त रखने को कहता है। जब भाई बहन घर में दाखिल होते हैं तो चार्ल्स नोआ को गले लगा लेता है, जिससे बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। खाने से पहले चार्ल्स स्वीकार करता है कि उसने अपने काम के कारण अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया। चार्ल्स खुलासा करता है कि उसने और डॉन ने स्वेच्छा से यूथेनेशिया के लिए साइन किया है। जारेड समझ नहीं पाता कि चार्ल्स ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसे पैसे की जरूरत नहीं है। चार्ल्स बताता है कि उसने वर्षों तक न्यूज ब्रॉडकास्ट में जो प्राकृतिक आपदाएं देखी, उनसे इंसानों द्वारा की गई तबाही का एहसास हुआ और उसे लगता है कि उसके 4 बच्चे होना भी एक भूल थी। चार्ल्स यह भी कहता है कि उसे डर है कि उसके किसी बच्चे को सरकार से यूथेनेशिया के लिए चुन लिया जाएगा, इसलिए अगर वह और डॉन यूथेनेशिया बनते हैं तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। जारेड घबराकर बताता है कि कानून के अनुसार एक ही परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ऐसे में अगर बच्चों में से किसी को बुलाया गया तो चार्ल्स उनकी जगह जा सकता है, लेकिन जारेड को नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि ये कानून अमीरों पर लागू नहीं होते। चार्ल्स अपना मन बदलने से इनकार कर देता है और डॉन उससे सहमत होती है। एशली अपने पिता पर आरोप लगाती है कि वह यह सब अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं और यॉर्क का नाम ऊंचा करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके किसी भी बच्चे ने कुछ हासिल नहीं किया। नोआ अपना आपा खो देता है और गुस्से में अपनी छड़ी से मेज पर मारता है। जब डॉन उसे डांटती है तो वह चला जाता है। टीवी पर DOCS हेड ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं, जहां लोग सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भले ही कहती है कि यह कोई सैन्य संस्था नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार वैसा ही है। ब्रेक में उन लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिन्होंने इस योजना में शामिल होकर हीरो की उपाधि पाई है। नोआ चार्ल्स को बताने की कोशिश करता है कि सरकार संख्या में हेरफेर कर रही है। वह मानता है कि वे पहले ही 20% लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विशेष वर्गों की आबादी खत्म करने के लिए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। गरीब लोग पैसे के लिए और अवैध प्रवासी नागरिकता पाने की आशा में यह कर रहे हैं। जारेड को यह सब साजिश लगती है, लेकिन चार्ल्स उसे याद दिलाता है कि उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसी प्रशासन का समर्थन करता है जिसने पहले जलवायु परिवर्तन को नकारा था। फिर चार्ल्स किचन में डॉन की मदद करने जाता है, लेकिन वापस आता है तो एक नोट लाता है। पता चलता है कि डॉन चली गई है क्योंकि अब वह शामिल नहीं होना चाहती। इसी बीच DOCS के एजेंट आ जाते हैं क्योंकि चार्ल्स ने आज की डिनर को अपने विदाई के रूप में चुना था। चार्ल्स एजेंट बॉब को अंदर आने देता है
और समझाता है कि डॉन यहाँ नहीं है। बॉब चार्ल्स को प्राइवेट में बात करने के लिए कहता है और दोनों ऑफिस में जाते हैं, जहां चार्ल्स को कुछ दस्तावेज साइन करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये कैंसिलेशन पेपर्स उसके परिवार की संपत्ति को फ्रीज कर देंगे, उसे सार्वजनिक रूप से गद्दार घोषित कर देंगे और जेल भेज देंगे। इसलिए वह साइन करने से इनकार कर देता है। कोई और रास्ता न देखकर चार्ल्स अब यूथेनेशिया के लिए तैयार हो जाता है। वह बिस्तर पर लेट जाता है और उसके अधिकतर बच्चे उसके पास आ जाते हैं, लेकिन नोआ नीचे पियानो बजाता रहता है। चार्ल्स अपने बच्चों से माफी मांगता है और वादा करता है कि संपत्ति समान रूप से बांटी जाएगी। बॉब पहले उसे एनेस्थेटिक का इंजेक्शन देता है ताकि वह सो जाए, फिर उसे ऐसा रसायन देता है जिससे बिना दर्द के उसकी मौत हो जाती है। शरीर को बस तक ले जाने के बाद बॉब घोषणा करता है कि उसे दूसरा शव भी चाहिए, जैसा वादा किया गया था। नोआ उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब अपने साथी एजेंट्स को बुला लेता है जो हथियारों के साथ अंदर आते हैं। फिर वह 2 घंटे का समय देता है ताकि परिवार तय कर सके कि डॉन की जगह कौन जाएगा। जारेड सरकार में अपने संपर्कों से बात करना चाहता है, लेकिन एजेंट्स ने घर को स्क्रैम्बल कर दिया है, यानी फोन और इंटरनेट कुछ काम नहीं कर रहा। बॉब यह भी बताता है कि मिया को छूट मिली है क्योंकि नाबालिगों के लिए उन्हें भुगतान नहीं मिलता। असल में वे शवों को निजी कंपनियों को बेचते हैं और बॉब पहले एक जेल अधिकारी था, लेकिन अब जेल खाली है क्योंकि अपराधियों को पहले ही खत्म कर दिया गया है। जब बॉब मिया को ले जाने की कोशिश करता है तो नोआ उसका विरोध करता है, लेकिन एक एजेंट उसे तुरंत गिरा देता है। फिर वे मिया को बस तक ले जाते हैं, यह कहते हुए कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बॉब परिवार को बताता है कि एजेंट डॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में उसका मिलना मुश्किल है। वह यह भी बताता है कि चार्ल्स ने यह सब सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए किया था। जैरेड उसे बताने की कोशिश करता है कि वह प्रभावशाली लोगों को जानता है, लेकिन बॉब पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर बॉब खुलासा करता है कि डीओसीएस लोगों की जानकारी उनकी इंटरनेट हिस्ट्री से लेकर ईमेल से इकट्ठा करता है और वह उनके प्रोफाइल पढ़ना शुरू कर देता है। जारेड ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक बहुत ही युवा लड़की से रिश्ता बनाया, लेकिन वह हर हफ्ते उसे धोखा देती है। उसका बेटा चाहता है कि वह यूथेनेशिया में भर्ती हो जाए ताकि वह उसे फिर कभी न देखे। मिया को उसकी मां की समस्याओं की वजह से परेशान किया जा रहा है और रैचल के बोर्ड उसे उसकी खुद की कंपनी से निकालना चाहता है। वह कुछ बैंक डकैतियों के लिए वांछित भी है। इससे पहले कि बॉब कुछ और कहे, रैचल उसे घूंसा मार देती है। बॉब उनके प्रोफाइल टेबल पर छोड़ देता है और कहता है कि वे निर्णय लेकर बाहर आ जाएं। अगर वे नहीं आए तो एजेंट खुद किसी को चुन लेंगे। बॉब बाहर बस में मिया के साथ ताश खेलने चला जाता है। एशली अपने पिता का ईमेल चेक करती है और एक खास मैसेज देखकर परेशान हो जाती है। फिर वह अपना प्रोफाइल पढ़ती है और जानती है कि जिन कास्टिंग डायरेक्टर्स से वह मिली थी वे सभी उसे खराब एक्ट्रेस मानते हैं, जिससे वह घबरा जाती है। बाकी लोग भी अपने प्रोफाइल पढ़ते हैं और जारेड खुद को थप्पड़ मारकर संभालने की कोशिश करता है। बाद में सभी भाई बहन इकट्ठा होते हैं और जारेड कहता है कि नोआ को यह करना चाहिए क्योंकि उनके माता पिता ने उसे गोद लेकर एक बड़ी जिंदगी दी थी, जिसे उसने नशा करके और गलती से एक औरत को मारकर बर्बाद कर दिया। एशली नोआ का बचाव करती है और कहती है कि जारेड को बलिदान देना चाहिए, यह इशारा करते हुए कि उसकी पूर्व पत्नी भी ऐसा ही चाहेगी। बहस शुरू होती है और जल्दी ही धक्का मुक्की में बदल जाती है, इसलिए नोआ चिल्लाता है ताकि वे रुक जाएं। फिर वह बताता है कि वह आज माफी मांगने आया था कि उसने अपने परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब वह सुधर गया है, इसलिए उसे भविष्य से उम्मीद है। रैचल भी कुछ चिल्लाती है। फिर वे बॉब को बुलाते हैं ताकि उससे कुछ सवाल कर सकें। वह समझाता है कि अगर वे उसे चुनने देंगे तो वह उन्हें ताश के पत्ते खींचवाएगा। रैचल पूछती है कि क्या कोई भी शरीर चलेगा या वही जिसे उसने इंजेक्शन दिया हो, तो बॉब कहता है कि अब वह किसी भी शरीर से काम चला लेगा। फिर बॉब बस में लौटता है और देखता है कि मिया ने उसके ताश के पत्ते फाड़ दिए हैं। इधर रैचल नोआ पर किचन नाइफ से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद का बचाव करता है और उसे सीने पर कट लग जाता है, जबकि रैचल का हाथ जख्मी हो जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नोआ पैसा फिर से नशे में उड़ा देगा और जारेड तुरंत उससे सहमत हो जाता है। एशली पहले सहमत नहीं होती, लेकिन जब रैचल कहती है कि वह पैसा उसकी एक्टिंग करियर में मदद करेगा तो वह अपना मन बदल लेती है। एशली नाइफ को अपनी बहन की ओर वापस लात मारती है और बताती है कि नोआ को ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जिस महिला की वह मौत का जिम्मेदार है उसके परिवार ने केस वापस ले लिया। उनके पिता के कंप्यूटर में एक ईमेल है जिससे पता चलता है कि चार्ल्स ने उन्हें बड़ी रकम देकर चुप कराया। इसीलिए एशली सोचती है कि यह पैसे नोआ की विरासत का हिस्सा थे जो उसे मिल चुका है। नोआ कसम खाता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जारेड एक पोकर स्टिक उठाता है और एशली पेपर स्प्रे निकाल लेती है। वे नोआ को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हत्या करने में हिचकिचाहट की वजह से वह आसानी से उन्हें गिरा देता है। वह एक और कमरे में भाग जाता है और जब जारेड उसके पीछे आता है तो नोआ उसे अपने पिता की ट्रॉफी से मारता है। एशली उसकी आंखों में स्प्रे करती है
और उस पर कूद जाती है, लेकिन नोआ उसे दीवार पर पटकता है और फिर उसे रैचल की ओर फेंक देता है। जब वह भाग रहा होता है तो रैचल उसके पीठ में चाकू फेंकती है। बस में बॉब ताश के पत्तों को स्टेपल कर रहा होता है और मिया का मजाक उड़ाता है कि वह टेस्ट ट्यूब बेबी है। मिया कहती है कि वह बाथरूम जाना चाहती है और वहां जाकर रोने लगती है। उसी वक्त बॉब को रेडियो पर जानकारी मिलती है कि डॉन को पकड़ लिया गया है और उसकी बॉडी जल्द आ जाएगी। हालांकि बॉब अपने सहयोगी को कहता है कि बॉडी को सीधे हेडक्वार्टर्स लाया जाए। जब मिया बाहर आती है तो वह कहती है कि वह अपनी मां को देखना चाहती है, लेकिन बॉब उसे अंदर ही रखता है और कहता है कि उसके अनुभव में इस वक्त तक लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वह यह भी कहता है कि रैचल को पता था कि उसकी कंपनी की दवा लोगों को मार रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। गुस्से में मिया उस पर चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड दरवाजा बंद रखता है। इधर बाथरूम में नोआ को पैनिक अटैक आता है, लेकिन वह ग्रेस के बारे में सोचता है और खुद को शांत करता है। वह उसे एक प्यारा सा गुड बाय मैसेज लिखता है, लेकिन याद आता है कि उसके पास सिग्नल नहीं है, इसलिए वह फोन खिड़की से बाहर फेंक देता है। फोन पिछवाड़े में गिरता है और मैसेज डिलीवर हो जाता है। फिर नोआ पियानो की स्टूल तोड़ता है और एक पैर को हथियार बना लेता है। रसोई में उसे कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। फिर वह कुछ बर्तन और एक एप्रन लेता है ताकि खुद के लिए एक सुरक्षा बना सके। जब वह ऊपर जाता है तो एशली उसे मिलती है। वह माफी मांगती है और बताती है कि रैचल ने उसके दिमाग को घुमा दिया था। वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वे लिविंग रूम में जाते हैं, जहां पर उन्हें अपने बचपन की एक तस्वीर दिखाती है। नोआ कुछ पल के लिए उस तस्वीर को देखता है और तभी रैचल उसका ध्यान भटकाकर उसकी हथेली को तस्वीर के फ्रेम में चाकू से गाड़ देती है। जैरेड भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसे चेहरे पर मारकर गिरा देता है। फिर वह रैचल को भी मारता है और एशली से मदद मांगता है, लेकिन वह भाग जाती है। काफी कोशिश के बाद नोआ अपने हाथ से चाकू निकालता है और एक दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है। जब जैरेड उसे पकड़ने आता है तो नोआ उस पर बैट फेंकता है। रैचल भी आती है, लेकिन वह उसके सुरक्षा कवच को नहीं भेद पाती, इसलिए नोआ उसे गले में चाकू मार देता है। जैरेड फिर से आता है, हाथ में चाकू लिए, लेकिन वह बड़बड़ाने लगता है कि वह ये सब पृथ्वी को बचाने के लिए कर रहा है, न कि किसी नफरत के कारण। इस दौरान नोआ उसे फिर से बैट से मारता है, लेकिन वह एशली को पीछे से नहीं देख पाता और वह उसे बेहोश कर देती है। फिर तीनों भाई बहन नोआ को केबल से बांध देते हैं और उसे एक साथ मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी बाहर से किसी के हॉर्न बजाने और नोआ को पुकारने की आवाज आती है। वे बाहर भागते हैं और देखते हैं कि DOC के एजेंट ग्रेस पर बंदूक ताने हुए हैं, जो अपने फोन से सब रिकॉर्ड कर रही है। मिया बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे धक्का देता है तो वह बस स्टार्ट करके ध्यान भटकाती है। तब वह बाहर निकलने में कामयाब होती है, लेकिन फिर से पकड़ ली जाती है। ग्रेस नोआ के बारे में पूछती है तो जैरेड कहता है कि वह जिंदा है, लेकिन उन्हें मदद चाहिए। जब ग्रेस मदद लेने के लिए भागती है तो एजेंट उसे गोली मार देते हैं। रैचल सोचती है कि अब 2 लाशें हो चुकी हैं और काम पूरा हो गया है, लेकिन बॉब कहता है कि उसे एक ही परिवार से 2 लाशें चाहिए थीं और क्योंकि उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, ग्रेस मारी गई। वह उन्हें 15 मिनट देता है इस काम को खत्म करने के लिए। वापस घर में तीनों भाई बहन नोआ को मारने जाते हैं, लेकिन उसे वहां नहीं पाते। तभी घर की बिजली चली जाती है और वे अपने अपने बचाव के लिए जो कुछ मिल सके ले लेते हैं। एशली एक दरवाजा खोलती है और नोआ बाहर आकर उसे चाकू मार देता है। फिर वह जैरेड को गिरा देता है और रैचल से लड़ता है, उसे गाल में चाकू मारता है। एशली अभी भी हिल रही होती है तो नोआ उसका गला दबाने लगता है। रैचल उससे रहम की भीख मांगती है तो नोआ उसे पकड़ता है और उसके घाव को दबाता है, जिससे वह और दर्द में आ जाए। रैचल गिड़गिड़ा कर कहती है कि एशली को छोड़ दे और उसे प्रक्रिया के लिए ले जाए, क्योंकि वह सबसे खराब बहन है। जैरेड बीच में बोलता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि वह बड़ा है और उसे दूसरों का ख्याल रखना चाहिए था। एशली कहती है कि उनके बच्चों की रक्षा करनी है, इसलिए उसे जाना चाहिए। नोआ गुस्से में दीवार पर बोतल फेंकता है और कहता है कि इसके बजाय उन्हें बॉब को मार देना चाहिए। सबसे पहले वे एशली के घाव को गर्म चम्मच से सील करते हैं और वह बेहोश हो जाती है। बस में मिया बॉब से कहती है कि वह अपने परिवार को अलविदा कहना चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है। समय समाप्त होते ही बॉब एक और एजेंट के साथ घर में आता है और एशली को फर्श पर बेहोश पाता है। उसे लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन तभी एशली अचानक उठकर उस एजेंट को चाकू मार देती है। बाकी 3 भाई बहन जल्दी से हथियार उठा लेते हैं जो उन्होंने पौधे में छिपाए थे और बॉब और उसके साथी को बंदी बना लेते हैं, ताकि जब और गार्ड्स अंदर आए तो गोली ना चला सके। जैरेड उनके हथियार ले लेता है और गार्ड घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एशली सच में बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। बॉब इस मौके का फायदा उठाकर नोआ को मारता है, लेकिन जैरेड उसे मारकर गिरा देता है।
जब बॉब होश में आता है तो वह देखता है कि उसके सारे लोग बंधे हुए हैं और एशली की लाश को कंबल से ढका गया है। बॉब कहता है कि अगर किसी डीओसी डोंटाइस अधिकारी को कुछ हुआ तो सरकार मिया और जैरेड के बच्चों को ले जाएगी। भाई बहन जवाब देते हैं कि उन्हें तो वैसे भी जेल जाना है, तो बॉब सौदा करता है। वह एशली की लाश ले जाएगा और कोई केस नहीं चलाएगा, लेकिन कंबल के नीचे की लाश असल में उन्हीं के एजेंट होती है, जिसे उन्होंने प्रक्रिया करते हुए मार डाला था। बॉब घबरा जाता है और कहता है कि उनके पास डॉन है। नूह गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जैरेड उसे रोकता है। फिर भाई बहन उसे करने के लिए इंजेक्शन तैयार करते हैं और बॉब रहम की भीख मांगता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कुछ समय बाद दिखाया जाता है। नोआ एक कॉन्सर्ट में पियानो बजा रहा होता है। डॉन और उसके बच्चे अपने बच्चों के साथ उसे सुन रहे होते हैं। टीवी पर बॉब एक सरकारी विज्ञापन में दिखता है, जिसमें बताया जाता है कि ग्रेस और एशली ने अपनी मर्जी से बलिदान दिया। मतलब डॉन को छोड़ने के बदले में उन्होंने बॉब को छोड़ दिया था, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।